25 नवंबर 1947 का वो दिन जिसने हिंदुओं के सीने पर एक ऐसा घाव छोड़ा था जो आज तक नहीं भर पाया। दोस्तों, सन 1947 ने हर हिंदू और मुसलमान को एक दर्द भरी याद दी है जिसके किस्से हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन तैयार हो जाइए ऐसे एक अनछुए, अनकहे और अनसुने मीरपुर के किस्से को जानने के लिए कि कैसे एक ही बारी और एक ही झटके में किया गया 18,000 हिंदुओं का कत्लेआम, कैसे इंसानियत का गला घोंट बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर किया गया जुल्म। तैयार हो जाइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से को जानने के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकलने से, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी का जश्न पूरी तरह से मना भी नहीं पाया था और उस पर एक लकीर खिंच गई थी, और वो लकीर थी बंटवारे की। जब 1947 में दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ था तो इसके 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना और कबायली लोग कश्मीर में धावा बोल चुके थे। इस पूरे ऑपरेशन में जहां घाटी के अत्याचार के सिलसिले को शुरू किया गया था, वहीं मीरपुर में भी जुल्म की सारी हदों को पार कर दिया गया और मानवता को शर्मसार कर दिया गया। आज हम इसी मीरपुर के किस्से को जानेंगे कि आखिर 1947 में मीरपुर में हुआ क्या था। आपको बता दें कि मीरपुर झेलम के पास बसा एक शहर है जो आज के समय में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 25 नवंबर 1947 में आज़ादी के 2 महीने बाद इस शहर में जो तूफान आने वाला था, यहाँ के लोग उस तूफान से बिल्कुल ही अनजान थे। वो कहते हैं ना, तूफान से पहले वाला सन्नाटा, बस वही था। अब दोस्तों, जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के वहां से कई हिंदू और सिख इसी शहर में रहने के लिए चले आए थे। लेकिन आज़ादी के 2 महीने बाद यहाँ पर अत्याचार का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने बंटवारे के वक्त हुए कत्लेआम को भी कोसों दूर छोड़ दिया। बंटवारे के बाद जब हर कोई सोच रहा था कि खून खराबा अब खत्म हो चुका है, उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के मंसूबे कुछ और ही थे। दोस्तों, जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में मर्ज के संधि पत्र यानी कि ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए, उस संधि के हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना ने राजौरी, श्रीनगर में ऑपरेशन चलाया और वहां से दुश्मन सेना को खदेड़ दिया। लेकिन सीमा रेखा के पास बसे मीरपुर में तब तक पाकिस्तानी सेना और कबायली ऐसे अत्याचार को अंजाम दे चुके थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। किताब खोया हुआ कश्मीर इतिहास के दर्पण में विजया गुप्ता ने उन सब बातों का जिक्र किया है जो मीरपुर पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। उस वक्त मीरपुर जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिंदू मेजॉरिटी वाला शहर था। इसके बाद भिम्बर और कोटली जैसे बड़े कस्बे थे जो आज जिले बन चुके हैं। उस समय मीरपुर में हिंदुओं की संख्या करीब 40,000 हो गई थी। पाकिस्तान से आए ये हिंदू मीरपुर के पाकिस्तान गए मुसलमानों के खाली मकानों के अलावा वहां की गुरुद्वारा दमदमा साहिब, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और सभी मंदिरों में रेफ्यूजी ग्रुप में रह रहे थे। कोटली, पुंछ और मुजफ्फराबाद में भी यही सिचुएशन थी। तो दोस्तों, मीरपुर के एक देशभक्त मुस्लिम फॉरेस्ट ऑफिसर ने राव रत्न सिंह को वक्त रहते हर खबर दे दी थी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में या यूं कहें इस हमले के बारे में भारत को पहले ही पता लग चुका था। उस मुस्लिम फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था कि पाकिस्तान के भेजे हमलावर किन किन रास्तों से शहर में घुसेंगे और यहाँ तक कि ये भी बताया कि मीरपुर में कौन कौन उनकी मदद करेगा। लेकिन राव रत्न सिंह ने ये सब जानने के बाद अपने परिवार को तो जम्मू भेज दिया और वहाँ यानी कि मीरपुर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नागरिकों की सुरक्षा में जुटे सैनिकों और अधिकारियों को लेकर वो मीरपुर से चला गया। और अब अगर हम यूं कहें कि उन्होंने शहर को एक तरीके से दरिंदों के हवाले कर दिया तो शायद गलत नहीं होगा। आज़ादी के वक्त जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान सेना और उनके सहयोगी कबायलियों ने हमला किया तो उनके साथ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने भी इकट्ठा होकर मीरपुर शहर को घेर लिया। तब पाकिस्तान से खुद को बचाकर आए हिंदुओं ने यहाँ शरण ली थी। पाकिस्तान के पास पंजाब का जो क्षेत्र गया था, वहां से विस्थापित हिंदू सिख परिवार भी मीरपुर आ गए थे। हमले के वक्त पूर्व सूबेदार जगन्नाथ, चंद्र प्रकाश बजाज, अमृतलाल रत्ता, महाशय यशपाल, कृष्णलाल भगोत्रा, बख्शी विश्वनाथ, लोकनाथ, मलिक राम चौधरी की देखरेख में आम लोगों ने मोर्चे संभाल लिए। स्थानीय नौजवान भी मैदान में डट गए। 25 नवंबर 1947 को सुबह 9 बजे मीरपुर में नागरिक सुरक्षा के प्रमुख एडवोकेट दीवान बद्रीनाथ ने कुछ लोगों के साथ मीरपुर में तैनात डोगरा सेना की टुकड़ी के प्रभारी मेजर कार्की से मुलाकात की। मेजर कार्की से उन्होंने सैन्य मदद मांगी। तब कार्की ने कहा कि राव रत्न सिंह सैनिकों को लेकर छावनी से भाग निकले
अब सहायता की बात करना भी फिजूल है। अब कुछ बचे कुचे सैनिक, स्थानीय लोग और नौजवान ही मोर्चों पर तैनात हुए। दिन रात डर का साया मंडराने लगा था। अब वहां और लाहौर के रेडियो पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट ने सुख चैन छीन लिया था। ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। आजादी का महीना अगस्त और उसके बाद सितंबर तो ठीक बीता, लेकिन अक्टूबर से ही विनाश के बवंडर उठने लगे। अब तो 23 और 24 नवंबर 1947 को शहर को चारों ओर से पाकिस्तानी कबायलियों ने घेर लिया था। पाक सैनिक भी मार्टर ग्रेनेड, लाइट मशीन गन, राइफल व तोपों से लैस होकर हमले करने लगे। शांति और प्यार से रहने वाले मीरपुर निवासियों के सिर पर मौत मंडराने लगी थी। और दोस्तों, सारी रात गोलीबारी होती रही। आखिरकार 25 नवंबर 1947 को झेलम से सीधी सड़क का रास्ता साफ मिला और पाकिस्तानी फौजें तोप लाने में कामयाब हो गईं। शहर के दक्षिणी छोर पर स्थित पंजा मूर्तियां और सिद्धों की ढेरी की पहाड़ियों पर इन तोपों को तैनात कर दिया गया। 25 नवंबर 1947 को मंगलवार का दिन था। उसी वक्त पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने पश्चिमी हाथी दरवाजे को तोड़ दिया और उस पर लगा मोर्चा उखाड़ फेंका। अब शहर में पाक सेना के जवान खुलेआम घूम रहे थे। शहर की रक्षा के लिए जो भी सैनिक थे वे वहां खड़े हुए थे। मीरपुर के पास मौजूद जामा मस्जिद की मीनार पर पाक फौज के सिपाही बैठ गए और पूरे शहर को वहां से देखने लगे। शहर का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP याहिया खान था, जिसे वहां के चप्पे चप्पे का पता था। इसी ने पाकिस्तान की पूरी मदद की। वो एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान गया था। अब दोस्तों, जब पाक सेना और कबायलियों ने मिलकर जब मीरपुर का हाथी दरवाजा तोड़ दिया और इसी के साथ तोड़ी थी इन्होंने हैवानियत की सारी हदें भी। अब पाकिस्तानी फौज ने किसी के घर को आग लगाई, वहीं किसी को गोली मार उन्हें मौत के घाट उतारा और यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को हथियारों से भी काटा। और इन पाक फौजियों ने कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया और इन सब से बचने के लिए कईयों ने जहर खाकर अपनी जिंदगी को खत्म करना ही सही समझा और किसी ने खुद को फांसी लगा ली। शहर का हाथी दरवाजा तोड़कर जब फसादी आगे बढ़े तो लोग और महिलाएं कचहरी की ओर भाग कर आए। उन्होंने बलदेव राज नाम के शख्स को बुलाया, लेकिन लड़ते हुए वो भी मारे गए। अब दोस्तों, मीरपुर शहर में एक रईस थे, चंद्र प्रकाश बजाज। आपको बता दें कि इस कत्लेआम के दिन चंद्र प्रकाश और उनके बड़े भाई लालचंद अकेले मोर्चे पर डटे रहे। उन्होंने डटकर इन हैवानों का सामना किया और बंदूक से कईयों को ढेर किया। शाम को उन्होंने आर्य समाज मंदिर में लगभग 100 लोगों को सहमे देखा। उन्होंने हार कर लड़कियों से आत्मबलिदान के लिए कहा। अपने दोस्त दौसा डाकू से मिली राइफल से इन्होंने कई पाक फौजियों को ढेर किया। इसी बीच भाई लालचंद की मृत्यु हो गई, उन्हें गोलियां लगी थी। जब राइफल में गोली बची तो चंद्र प्रकाश ने खुद पर मार ली और जान दे दी। और दोस्तों, इसी सब कत्लेआम में 18,000 लोगों ने अपनी जान दी। अलीपुर मीरपुर से 8 से 10 किलोमीटर दूर अपर छेलम नहर मंगला हेडक्वार्टर से निकली नहर के किनारे बसा छोटा सा कस्बा था। यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा था। उस समय ये 1 लाख रुपए की कीमत से बनवाया गया था। इसके आर्किटेक्चर की चर्चा दूर दूर तक होती थी। मीरपुर शहर के नरसंहार के बाद जो लोग बचे उन्हें कैद करके इस गुरुद्वारे में डाल दिया गया। इस गुरुद्वारे को जेल में बदल दिया गया। यहाँ बंद कैदियों से हर रोज हत्या और बलात्कार का घिनौना खेल खेला जाता रहा। 3.5 महीने बाद जब रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारी और रिप्रेजेंटेटिव्स अलीबाग कैंप आए, तब वहाँ के बचे कुछ शरणार्थियों की हालत देख सिहर उठे। बाद में इन्हें भारत लाया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे कत्लेआम की जिसे रोका जा सकता था, जिसका सामना किया जा सकता था। अगर वहाँ के राजा मीरपुर के लोगों का हाथ छोड़कर ना भागता और यहाँ के लोगों को दरिंदों के हाथ नहीं छोड़ता, इसे रोका जा सकता था अगर खान धोखा नहीं देता। आप क्या सोचते हैं इस कत्लेआम के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।